अगर आप भी सच को जानते हो तो अंत तक जरूर देखें। आज की वीडियो एक रिएक्शन वीडियो है, शुरू करते हैं अब। एक ऐसा देश जिसको मर्डरर्स, क्रिमिनल्स और रेपिस्ट मिलकर चला रहे हो, जब चाहे तब क्राइम कर सके, इनके बच्चे जब चाहे तब किसी भी गरीब को कुचल सके, किसी भी लड़की को उठा के जो चाहे वो कर सके, और जो जज जिसका काम है इंसाफ दिलाना, वो गरीबों की मदद करने के बजाय उन क्रिमिनल्स की मदद करे, और गलती से भी जज पकड़ा जाए तो वो क्रिमिनल्स मिलकर उन जजेस को बचाए, उनको प्रमोशन दे दे, तो आपको कैसा लगेगा? आप तो यही सोचोगे ना, ये बहुत ही बेकार देश है। बट अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम पे वो देश है इंडिया। इंडिया बर्बाद हो रहा है। बस फर्क इतना है, पहले कांग्रेस ने किया, अब बीजेपी कर रही है। गरीब बंदा झूठे केस के लिए 40 साल जेल काटता है, और वहीं एक करप्ट जज 15 करोड़ का भी स्कैम कर दे, पुलिस उसको गिरफ्तार करने के बजाय उसके सारे सबूत मिटा देती है। यहाँ पे इंसाफ इस बेसिस पे नहीं मिलता कि आप कितने ईमानदार हो, यहाँ पे इंसाफ मिलता है उस बेसिस पे कि आप कितने पावरफुल और पैसे वाले हो। और मीडिया जिनका काम है सच दिखाना, वो सिर्फ रूलिंग पार्टी की दलाली करने में लग जाती है। नेपाल का जेनजी बोल रहा है कि अगर मोदी जैसे नेता होते तो नेपाल की ये हालत ही नहीं होती। अब इससे पहले किसने कितना बर्बाद किया, सोनम वांगचुक के बारे में बताऊं या फिर दूसरे एक्टिविस्ट के बारे में बताऊं, थोड़े से हम पॉलिटिकल स्कैम्स के बारे में जान लेते हैं जो कांग्रेस और बीजेपी ने किया। सबसे पहले कांग्रेस के स्कैम के बताता हूं। सबसे पहले आता है 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, जो 2008 से 2010 के बीच में चल रहा था। इस स्कैम के तहत काफी सारे टेलीकॉम कंपनी को फर्जी लाइसेंसिंग या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें की गई जिसके कारण उनको फायदा पहुंचे, और लगभग 1.76 लाख करोड़ का स्कैम कर दिया कांग्रेस ने, लगभग 40 बिलियन US$। फिर आता है कॉमनवेल्थ स्कैम, जब पूरी दुनिया कॉमनवेल्थ गेम्स का इंतजार कर रही थी, सबकी नजर भारत पे थी कि भारत इस बार कॉमनवेल्थ गेम को होस्ट करेगा, कांग्रेस ने यहाँ पे भी नाक कटवा दी, 70,000 करोड़ का मिसमैनेज कर दिया, और भी हजारों करोड़ों की स्कैम कर दिए इन लोगों ने। और इस स्कैम के बाद पूरी दुनिया में भारत की जिस तरीके से नाक कटी है ना, इसकी भरपाई आज तक नहीं की जा सकी है। और ये तो वो स्कैम है जो कांग्रेस के 2008 से 2014 के बीच में पकड़े गए। इससे पहले भी कांग्रेस ने बहुत स्कैम किए। वीडियो बनाने बैठा तो लगभग 40-50 मिनट की वीडियो तो इन्हीं के स्कैम पे निकल जाएगी। फिर इसके बाद आती है बीजेपी, जिसका सबसे कॉमन स्कैम है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम। और इस स्कैम में सिर्फ बीजेपी शामिल नहीं थी, कांग्रेस भी शामिल थी। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों को सजा सुनाने का फैसला किया और इनको सजा मिलने ही वाली थी, कांग्रेस बीजेपी ने आपस में मिलकर पूरा का पूरा नियम चेंज कर दिया है। ये बोल दिया कि अब जो भी पैसे आएंगे हम इनको प्राइवेट रख सकते हैं। मतलब अपोजिशन और रूलिंग पार्टी की चोरी जब एक साथ पकड़ी गई तो आपस में मिलकर इन्होंने कोलैबोरेशन कर लिया और अपनी चोरी को बचाने के लिए पूरा नियम बदल दिए। भारतीय जनता पार्टी को अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं। तो इस चीज से एक चीज तो साफ है, अगर आपको लगता है बीजेपी को हटा के आप अगर कांग्रेस को वोट दोगे तो भाई उसमें भी आप ही का नुकसान है, वो भी चोरी है। बस फर्क इतना है, एक चोर हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड खेलता है तो दूसरा चोर जाति कार्ड खेलता है। चलो ये तो वो स्कैम है जो सरकार चोरी छुपे कर रही है। खुल्लम खुल्ला स्कैम भी चल रहा है वाराणसी के अंदर। 807 करोड़ में 3.7 किलोमीटर बनाया गया, मतलब 215 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे ये तो फिर भी ठीक है, रोपवे जमीन अमीन लेनी पड़ती है। तो मैं बता दूं, चाइना की एवरेज बुलेट ट्रेन का कॉस्ट है वो है 121 करोड़ पर किलोमीटर। मतलब वाराणसी का रोपवे चाइना की बुलेट ट्रेन से महंगा है। मतलब एक चीज तो साफ है, वाराणसी में खुल्लम खुल्ला स्कैम चल रहा है। बस हम इसको स्कैम नहीं बोल सकते क्योंकि हम आम नागरिक हैं, अगर हम बोलेंगे तो हमारे खिलाफ केस हो जाएगा। तो हम बस ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये स्कैम हो सकता है नहीं हो सकता है। और स्कैम की बात आए और मैं गडकरी जी के बारे में बात ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? और मैं यहाँ पे इथेनॉल स्कैम के बारे में भी नहीं बोल रहा, जिसको हम स्कैम बोल ही नहीं सकते क्योंकि एक पॉलिसी है जो 2030 तक आनी थी, पर अपने बच्चे को अमीर बनाने के लिए नितिन गडकरी ने इसको 2025 में ही लागू कर दिया। 15 रुपए का पेट्रोल का हवाला देकर और तरह तरह के झूठ बोलकर यहाँ पे नितिन गडकरी ने लोगों के भावनाओं के साथ खेला है। यही सेम चीज अगर किसी नेता ने अमेरिका, जापान या फिर चाइना में किया होता तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही अलग होते। चीचाचू कंट्री चाइना तो सीधा पेल देता है भाई, जैसे उनको पता लगता है कहीं पे करप्शन हो रहा है या फिर घपलेबाजी का कोई भी शक है। तो हाल ही में दुनिया भर में ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि चाइना में इसको मौत की सजा सुनाई गई है। इसका जुर्म क्या है आप जान के हैरान होंगे, करप्शन। और अमेरिका में मीडिया ट्रायल इस तरीके से सवाल पूछते हैं ना, सामने वाला बंदा कहीं पे मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। और यहाँ पे मीडिया तो कठपुतली है, तो ये इनसे सवाल वैसे भी नहीं पूछने वाले। इसके अलावा द्वारका और NHA आया स्कैम, जिसमें 2023 के तहत जो रोड बनने थे उसमें 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर लगना था। और जब ये टेंडर पास हुआ तो काफी सारे चेंजेस करके इसको पहुंचा दिया गया 215 करोड़ पर किलोमीटर। मतलब एकदम से दाम को 10-15 गुना बढ़ा दिया गया। और अगर वापिस से चाइना से कंपेयर करें, चाइना के जो नॉर्मल हाईवेज का कॉस्ट होता है वो होता है लगभग 100 से 150 करोड़ पर किलोमीटर, और वहीं एक्सप्रेसवे का 200 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। मतलब यहाँ पे पैसे तो चाइना के बराबर खर्च हो रहे हैं। रोड चाइना के बराबर क्यों नहीं है? चाइना के जो एक्सप्रेसवे है वो 10-10, 20-20 साल तक चलते हैं बिना उसमें गड्ढे हुए। और यहाँ तो वैसे वाले रोड का इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा जो पानी को एब्जॉर्ब कर ले। यहाँ तो एकदम नॉर्मल सी रोड है, जो बारिश होते ही गड्ढे बन जाते हैं। 50 किलोमीटर के दायरे में आपको इतने गड्ढे मिल जाएंगे जितने आपने सोचे भी नहीं होंगे। इसके अलावा जो नया नया बना था अटल सेतु ब्रिज, वहाँ पे भी गड्ढे हो चुके हैं, जबकि वो पुल भी काफी महंगा है। और उस पुल को ही बनाने में लगभग चाइना जितने पैसे खर्च हुए जितना चाइना अपने रोडों को बनाने में खर्च करता है।
खड्डे पूरे सब जगह पैच लगाए। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। मतलब इंडियन गवर्नमेंट पैसे तो चाइना के बराबर खर्च कर रही है, पर वो पैसे चाइना के बराबर खर्च होते हुए दिख क्यों नहीं रहे, यही चीज तो समझ नहीं है ना। चलो तुमने रोड पे स्कैम कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्कैम कर दिया, लेकिन स्टूडेंट्स की जिंदगी क्यों बर्बाद करने पे तुले हुए? लिटरली ऐसे ऐसे लोगों को एग्जाम का टेंडर मिल जाता है जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस है या फिर जिन्होंने पैसे का घपला किया हुआ हो। तो यही बात है, उनकी सरकार से अच्छी बातचीत है तो वापिस से ले जाते हैं टेंडर। फिर जब टेंडर मिल जाता है उनको तो एग्जाम सेंटर में ना इंटरनेट होता है, ना कोई अच्छी सुविधा होती है, कभी एग्जाम सेंटर को सही से मैनेज नहीं किया जाता है, कभी सेंटर किसी जंगल में चला जाता है, हर साल पेपर लीक हो जाते हैं और जब स्टूडेंट आवाज उठाए तो उनके खिलाफ लाठी चार्ज हो जाता है। इतने आसानी से पेपर लीक हो जाते हैं जिसकी कोई भी हद नहीं। 70 पेपर, 80 पेपर तो एवं ही लीक हो जाते हैं। यूपीएससी में लोग फर्जी डिग्री दिखा के, फर्जी सर्टिफिकेट दिखा के IAS IPS बन जाते हैं और जब पकड़े भी जाए तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। मतलब एक गरीब बच्चा जो अपनी गरीबी मिटाने के लिए उसकी आखिरी उम्मीद यूपीएससी का एग्जाम होता है, और जब उसको पता चले कि एक 40 करोड़ संपत्ति वाली लड़की पूजा खेटकर फर्जी सर्टिफिकेट दिखा के IAS बन जा रही है और पकड़े जाने के बाद भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, तो सोचो उस गरीब को कैसा लगता होगा। और सिर्फ यूपीएससी ही नहीं, SSC हो गया, नीट हो गया, हर जगह पेपर लीक बहुत ही कॉमन है। जब एजुकेशन मिनिस्टर से इन सब चीजों पर सवाल पूछा जाता है ना, एक सेंसिबल आंसर देने के बजाय वो इस टाइप का जवाब देते हैं जैसे कोई पनवाड़ी से बंदे को उठा के एजुकेशन मिनिस्टर ने बना दिया हो जिसको कुछ ना पता हो एजुकेशन का। उस टाइप के जवाब आते हैं इनके मुंह से। मिनिस्टर हैज ब्लेम्ड एवरीबॉडी एक्सेप्ट हिमसेल्फ। फिर वही बात है ना, हमारे पार्लियामेंट में 60% क्रिमिनल है, तो आप क्या ही उम्मीद कर सकते हो ऐसे जस्टिस की। कोई एक्टिविस्ट इसके खिलाफ आवाज उठा दे तो इसके ऊपर लग जाता है UAPA। सोनम वांगचुक की फर्जी क्लिप को पूरी तरीके से सर्कुलेट किया गया, बीजेपी की IT सेल नहीं किया, और यही चीज हुई। सोनम वांगचुक के फर्जी क्लिप के बेसिस पे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और जब प्रूव हो गया कि ये क्लिप फर्जी है, सब कुछ दिखा दिया गया, उसके बावजूद वो जेल में। इनफैक्ट उनकी पत्नी को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डालनी पड़ गई। मतलब किसी भी तरीके का सेंस है, एक फर्जी क्लिप जिनको सरकार के लोगों ने ही फैलाया हो, सरकार के मीडिया चैनल्स ने वायरल कर दिया हो, उस बेसिस पे एक बंदे को गिरफ्तार किया गया और जब प्रूव हो गया हो कि वो क्लिप फर्जी है, वो क्लिप क्रॉप्ड है, उसके बावजूद भी वो बंदा जेल में हो। ये सिर्फ इंडिया के अंदर हो सकता है। और यही सोनम वांगचुक मान के चलो इंडिया में ना होके अमेरिका में होते और वो सब काम किया होता जो उन्होंने अमेरिका किया, जैसे बच्चों के लिए एजुकेशन, सोल्जर्स के लिए अलग अलग इन्वेंशन जिनसे उनको फायदा मिले, तो अमेरिकन सरकार उनको नेशनल ट्रेजर घोषित कर देती, अलग अलग अवार्ड से सम्मानित करती, वहाँ के बिलियनर्स उनको करोड़ों की फंडिंग करते, मतलब रातों रात अमीर बन जाते सोनम वांगचुक वहाँ पे। और इंडिया में उनके साथ क्या हो रहा है वो चीज तुम्हें पता ही है। और सिर्फ सोनम वांगचुक ही नहीं, जो छोटे मोटे पत्रकार नहीं होते जो करप्शन को एक्सपोज करते हैं, उनको तो मार ही दिया जाता है। मतलब ये सही है, बड़े जर्नलिस्ट झूठ फैलाएंगे और जो छोटे मोटे जर्नलिस्ट सच दिखाने की कोशिश करे, या तो उनके खिलाफ रेड कर दो या तो उनको जान से मरवा दो। योगी आदित्यनाथ तो ऐसे व्यक्ति है, उनको धर्म के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई सारे केस ऐसे देखे गए जहाँ पे एक IAS या फिर IPS ऑफिसर किसी के करप्शन को एक्सपोज करने की कोशिश करता है तो उसको मंत्री से धमकी आ जाती है कि आप ये सब बंद कर दो। मतलब एक चीज तो साफ है, IAS या फिर IPS जैसी रैंक हमारे देश के वन ऑफ द पावरफुल रैंक्स में आती है, बट अनफॉर्चुनेटली ये भी मंत्रियों के आगे कहीं ना कहीं हद तक झुकी जाती है। ये सारे क्रिमिनल्स मिलके देश का फायदा करने के बजाय का फायदा कर रहे हैं, कॉर्पोरेट का फायदा कर रहे हैं और अब बड़े बड़े बिजनेसमैन का फायदा कर रहे हैं, जिनसे इन मंत्रियों को भी फायदा होता है। और कॉर्पोरेट से याद आया, अडानी के बारे में मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं बोलूंगा, पर अडानी के ऊपर काफी सारे कंट्रोवर्शियल चीजें रह चुकी है। जैसे एग्जांपल में असम में उनके ऊपर कुछ तो आरोप लगे थे जिसमें उनको जमीन गलत तरीके से मिली थी और ये असम कोर्ट ने बोला था। प्राइवेट कंपनी। उसी तरीके से अडानी के ऊपर काफी सारे ऐसे मामले हैं जिसमें ये देखा गया है कि मोदी जी उनको फेवर करते हैं हर टेंडर को दिलाने में। 2022 में महाराष्ट्र का तराली रिवर प्रोजेक्ट अदानी ग्रीन्स को मिल गया था। अगले साल अदानी को इस प्रोजेक्ट में इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से कुछ बड़े चेंजेस अप्रूव करवाने थे, जैसे डैम को लगभग 100 मीटर और चौड़ा करना, इसके अलावा किसानों की 40 एकड़ जमीन और एक्वायर करना। अब इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के पास एक 7 बंदों की एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी होती है जो देखती है कि किसी भी प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंट पे असर क्या होगा और फिर उसे रिजेक्ट या अप्रूव करती है। तो जब अदानी की ये प्रोजेक्ट फाइल अप्रूवल के लिए इस कमेटी के सामने आई तो इस कमेटी ने अपनी पहली ही मीटिंग में इन चेंजेस को ग्रीन सिग्नल दे दिया। लेकिन बाद में पता चलता है कि 7 एक्सपर्ट की कमेटी में जनार्दन चौधरी नाम का एक बंदा भी बैठा था। आप एक बार इसका नाम गूगल करो, आपको दिखेगा ये अदानी ग्रीन कंपनी में एडवाइजर है। अदानी साहब, आप मुझे एक चीज बताओ, अगर आप 3 घंटे का पेपर बैठकर लिखो और उसे चेक करने वाला आपका अपना ही एम्प्लॉय हो तो आप किसी भी हालत में फेल तो नहीं हो सकता। अब ये कितना सच है कितना नहीं, इस बारे में मैं ज्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि वीडियो टेक डाउन हो जाएगी और इतने बड़े आदमी के ऊपर तो बोलने से पहले 2 बार सोचना पड़ता है। पर अगर रामदेव का एग्जांपल ले तो रामदेव को उत्तराखंड में जमीन मिल गई आसानी से। क्यों मिल गई? क्योंकि ये अपने ही कंपनियों के साथ आपस में टेंडर वाला कंपटीशन लड़ रहे थे। करप्शन हमारे देश में इस तरीके से सड़ चुका है ना, साफ साफ पता चल रहा है कि हमारे देश को क्रिमिनल्स चला रहे और चला ही नहीं रहे, ये तो प्रूव्ड है। बीजेपी के लगभग 40% MP क्रिमिनल चार्जेस है उनके ऊपर। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस
कांग्रेस के 50% एमपीज के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, कईयों के ऊपर रेप मर्डर जैसे चार्जेस तो कॉमन है। और तुम्हें पता है किसी डेवलप कंट्री में इस तरीके की चीजें होती नहीं है। अगर जापान में देखा जाए वहां पे आपको साल 2 साल में कोई एक करप्ट नेता देखने को मिलता है, वो भी अगर जैसे ही दिख जाना है फिर पता लग जाए, फिर उसके खिलाफ कोई भी सबूत मिल जाए, फिर शक हो जाए, उसको तुरंत पार्टी वाले निकाल देते हैं। पर यहाँ तो जैसे ही आप क्राइम करो तो आपको एक पार्टी में पूरी तरीके से लिमिटेशन मिल जाएगा। बस आपके पास क्राइम करने का हुनर होना चाहिए, आपको पार्टी में एंट्री हो जाएगी। चाइना में तो क्रिमिनल चार्जेस आप रखने का सोच भी नहीं सकते, वहां तो सीधा एक्सक्यूट कर देते हैं। वो चीचाचू वाले भाई बहुत सनकी है भाई इन सब मामलों में। बस हमारा इंडिया ही सबसे गया गुजरा बनते जा रहा है। हमारी औकात सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश से कंपेयर करने की है। यहाँ के मीडिया वाले तो चाइना तक से सवाल पूछने से डरते हैं। हाँ, बीच में कभी कभार न्यूज चला देंगे कि हम चाइना को पेल सकते हैं, हम चाइना से बराबर है, हम चाइना के ऊपर है। पर सच्चाई यही है, गलती से भी वो चीचाचू वाले भिड़ गए ना भाई इंडिया से, दुआ मनाना कि ना भिड़े, नहीं तो चीचाचू बोलना सीख जाओगे भाई, चीचाचू। और पता है सबसे बड़ी दुख की बात क्या है? मीडिया जिसको 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, जिनका काम होता है सरकार और जनता को आपस में लिंक रखना, उनके बीच में इंफॉर्मेशन को शेयर करना अनबायस होके, यहाँ पे मीडिया वो करती ही नहीं है। यहाँ पे मीडिया वो दिखाती है जो सरकार आपको दिखवाना चाहती है। वंदे भारत ट्रेन को लेके हम इतना ज्यादा प्राउड फील करते हैं, जबकि एक वंदे भारत किसी डेवलप कंट्री में एक एवरेज ट्रेन है। हम लोगों ने अपना स्टैंडर्ड इतना कम कर दिया है कि एक वंदे भारत में हमको लग्जरी लगने लगा है, जबकि इसी वंदे भारत के अंदर एक पैसेंजर को कोई पॉलिटिशियन मार के चला जाता है और उसके खिलाफ पुलिस एक्शन कुछ हो नहीं पाता है। यहाँ की रूलिंग पार्टी पावर में आता ही अपने ऑफिस पे ऑफिस बनाया जा रहा है। इनफैक्ट बीजेपी के इतने ऑफिस है इंडिया में, आपको गाँव गाँव पे आपको 5 स्टार लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा बीजेपी ऑफिस का। इतना घपला तो कांग्रेस ने किया, उसके बाद भी कांग्रेस ने कहीं पे भी अपने ऑफिस नहीं बनाए, पर बीजेपी के ऑफिस हर जगह। इनफैक्ट वो जो रेखा गुप्ता आई ना दिल्ली में, आते ही सबसे पहले अपना ऑफिस का इनॉग्रेशन कर दिया। मतलब स्कूल जाए भाड़ में, हॉस्पिटल जाए भाड़ में, हम बनाएंगे अपना ऑफिस। लाखों करोड़ों के फ्लैट्स तो ऐसे ही बांट दिए गए। पर अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर वोट देने वाली जनता अभी भी बहुत ही ज्यादा घोड़ी है, उनको कुछ समझ में आता ही नहीं कि सरकार कर क्या रही है। वो बस वोट देंगे, अच्छा ये यादव है, हम भी यादव है, अच्छा तू जय भीम वाला है, हम भी नीलाल दिल जय भीम वाला है, ये ले वोट ले वोट ले वोट ले वोट ले। और जब तक ऐसे जाति और धर्म के नाम पे वोट दिया जाएगा तब तक हमारे देश में बिल्कुल भी तरक्की नहीं आने वाली। और जब तरक्की नहीं आती तो आपको पता है हमारे देश की इकोनॉमी और जीएसटी पे उतना ज्यादा असर पड़ता नहीं है, वो घटता ही जाता है। एग्जाम्पल के लिए मोदी जी ने खुद ही जीएसटी लाए, जो की बहुत ही ज्यादा बेकार रूल था शुरू में, और जब जीएसटी को हटाया तो इस तरीके से मार्केट किया गया जैसे जीएसटी भाई किसी दाना वालों ने लगाया था। मोदी जी एकदम वहाँ पे ईश्वर बन के आए और जीएसटी हटाया और एकदम से महान काम कर दिया। यहाँ भी इन्होंने क्या घपलेबाजी की, आगे नोटबुक पे हम लोग जीएसटी को 0% कर देंगे, हम स्टूडेंट का भला सोचते हैं, हमें स्टूडेंट की चिंता है। पर क्या किया इन लोगों ने, कागज पे जीएसटी बढ़ा दिया, 12 से 18 कर दिया। अब भाई नोटबुक भी तो कागज से ही बनता है ना। तो ओवरऑल जो नोटबुक पहले 104 रुपए की मिल रही थी वो 118 रुपए की हो गई, जो नोटबुक 50 की मिल रही थी वो 60 रुपए तक की हो गई। अरे जनता को बेवकूफ समझाए, कम से कम स्टूडेंट का तो सोचो। आज की जनजी ऑडियंस इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनने वाली। और हमारी घोड़ी मीडिया सवाल पूछने के बजाय वहां पे वापस से गुणगान करने लगती है, वाह सरकार ने सिस्टम हिला दिया भाई, सरकार सिस्टम सिस्टम। और हमारा देश कभी भी इनोवेशन के बारे में सोचता ही नहीं, जैसे चाइना सोचता है। टेस्ला इंडिया में गाड़ी बेचना चाहती थी, जिस दाम पे वो बाहर बेचती है, उनके लिए उनको एक एक्सपेरिमेंट करना होता है, जिसके लिए उनको कुछ कार्स के लिए इंपोर्ट टैक्स या फिर आप बोलो जब हम गाड़ी को मंगवाते हैं उसका टैक्स खत्म करना चाहती थी, ताकि वो टेस्ट कर सके मार्केट में किस तरीके से हम कार को बेच सकते हैं। पर इंडियन गवर्नमेंट ने इनको पूरी तरीके से मना कर दिया, बोला फैक्ट्री लगाओ तभी हम बेचने देंगे। इन सब चीजों से पता है क्या होता है, कोई भी कंपनी मार्केट को टेस्ट कर पाती नहीं, और मार्केट को टेस्ट किए बिना फैक्ट्री लगाना किसी भी कंपनी के लिए आसान नहीं होता, तो वो नहीं लगाए। ऑन द अदर हैंड चाइना इस टाइप की फ्रीडम देता है कंपनी को, आओ हमारे मार्केट को टेस्ट करो, अगर अच्छा लगे तो फैक्ट्री लगा देना। और यही चीज टेस्ला ने चाइना में किया, और चाइना में आज टेस्ला की इतनी बड़ी कंपनी है कि वहां पे हजारों लोग नौकरी करते हैं। पर यही विजन हमारे इंडियन गवर्नमेंट में नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए तो टैक्स, या फिर उनको अच्छे से पता है अगर टेस्ला इंडिया में आ गई, टेस्ला की फैक्ट्री इंडिया में बन गई, उन्होंने मार्केट टेस्ट कर लिया, तो हमारे इंडियन ब्रांड की बैंड बच जाएगी, हमारे इंडियन ब्रांड को कंपटीशन मिल जाएगा, उनको गाड़ी अच्छी करनी पड़ जाएगी। और वोट के नाम पे ये लोग जो कितना खुल्लम खुल्ला पैसा बांटते हैं ना, 7,500 करोड़ बिहार इलेक्शन में दे दिया, और स्टूडेंट को हर महीने 1000 देने का वादा कर दिया गया। इन लोगों ने बिल्कुल ही मजाक समझ रखा है देश को। आज हमारे देश के ऊपर इतना कर्जा है ना जितनी कोई हद नहीं है। मतलब इलेक्शन का बजट 7,500 करोड़, इससे कम बजट तो इसरो के साइंटिस्ट लोगों का है, उनको भी इतना पैसा नहीं मिलता। अगर उनको इतना पैसा मिले तो वो लोग क्या क्या ना करते हैं हमारे देश के लिए। पर इसरो के साइंटिस्ट से ज्यादा, हमारे हॉस्पिटल से ज्यादा, हमारे स्कूलों ज्यादा खर्चा कहाँ होता है, इलेक्शन के वोट लेने के लिए। मतलब इनको अपने देश की चिंता नहीं है, इनको बस अपने वोट्स की चिंता है। कभी ये कहेंगे संस्कृत हमारी साइंटिफिक भाषा है, कभी ये लोग किसी पाखंडी बाबा से मिलने चले जाते हैं और ज्यादा पाखंड को बढ़ावा देते हैं। और मोदी जी का तो अलग ही हिसाब है, इतनी फोटो लेते हैं, इतनी फोटो लेते हैं, इतनी फोटो तो भाई कांग्रेस वाले भी नहीं लेते, वो बस सुमड़ी में अपना स्कैम करते हैं। कभी भी इस चीज को फोटो लेके अपना वो फोटो शूट नहीं करते भाई, अपने आपको जॉन अब्राहम नहीं समझते कांग्रेस वाले। इन द एंड इस वीडियो को अगर शॉर्ट समरी कहा जाए तो इस वीडियो में मेरे कहने का मतलब यही था, हमारे देश में करप्शन अब इस तरीके से हद हो चुकी है कि किसी न किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी। चाहे मैं उठाऊं, अगर मेरे बदौलत अगर 10 लोगों को भी मैं इंस्पायर कर पाता हूं, वो 10 लोग भी किसी और 10 को कर पाते, तो मेरे लिए इतना ही काफी है। मेक श्योर सरकार से सवाल पूछो, उनसे ट्विटर पे सवाल पूछो, उनको क्रिटिसाइज करो लिमिट में रह के, लिमिट में नहीं रहोगे तो आपको पेल दिया जाएगा। मीडिया सवाल पूछो जो उनकी दलाली करती है। और इन द एंड मेरा बस एक ही
मोटिव है हमारा देश करप्शन फ्री बने, चाहे इसके लिए मेरे को कितनी भी आवाज उठानी पड़े मैं उठाऊंगा, क्योंकि ये सब देखा नहीं जाता भाई, एक लेवल तक देखा जाता है, पर ना ज्यादा करप्शन देखने के बाद ना किसी का भी इंसान का दिमाग घूम सकता है। बट कोई नहीं, जो होगा देखा जाएगा। तब तक के